नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण राजपुरिया। आज का जो टॉपिक है वो है आयुर्वेद के अनुसार विष चिकित्सा उपक्रम। एक्चुअली ये सेकंड क्लास है इस टॉपिक का। लास्ट क्लास में हमने कुछ उपक्रमों के बारे में पढ़ा था, आज उसके आगे का जो है कंटिन्यूशन करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में 7 उपक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं, जो 24 में से 7 हैं वो कवर हो चुके हैं। आज 8वां जो उपक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है अवगाह। तो वो क्या होता है, बाथ और कंप्लीट बॉडी वॉश। तो इसमें क्या करते हैं, गुनगुना गर्म पानी होता है, प्रचुर मात्रा में लेकर उसको विष स्थान को धो लेते हैं और उस विधि को जो बोलते हैं वो अवगाह बोलते हैं। तो गर्म पानी लेना है और जो जहाँ पर भी विष लगा हुआ है उस स्थान को कम्प्लीटली वॉश करना है या धोना है, उसको अवगाह बोला जाता है। यह एक द्रव श्वेत का प्रकार भी है। यह 2 प्रकार का हो सकता है, एकांग या सर्वांग। जब शरीर के विशिष्ट स्थान पर विष हो तो एकांग अवगाह, ठीक है। कहीं पर भी अगर किसी पर्टिकुलर एक ही जगह पर विषाक्तता हो तो एकांग, मतलब उसी अंग को जहाँ पर विष है उसी को अच्छे से वॉश करना, गुनगुना गर्म पानी लेना और उसको अच्छे से वॉश कर लेना, एकांग अवगाह कहलाता है। दूसरा होता है सर्वांग। सर्वांग अवगाह का उपयोग तब किया जाता है जब पूरे बॉडी में सब तरफ अगर विष हो या किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, है ना, वहाँ पर सर्वांग अवगाह करना चाहिए। जहाँ पर जैसे स्किन में सारे तरफ फैल गए हों वहाँ पर सर्वांग अवगाह करते हैं। सर्वांग अवगाह करने एक बड़े बर्तन में गुनगुना गर्म पानी रखकर रोगी को गर्दन के स्तर तक संपूर्ण शरीर को धोने का निर्देश दिया गया है। तो एक हुआ एकांग, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी बॉडी के पार्ट को धोया जाता है, और दूसरा जो है सर्वांग, जिसमें गले तक गर्म पानी गुनगुना पानी में डुबाया जाता है और पूरी बॉडी को वॉश किया जाता है। मॉडर्न साइंस में ये होता है कि इन पॉइजनिंग लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड वेयर पॉइजन में एब्जॉर्ब और एक्सट्रैक्ट थ्रू स्किन इट शुड रिमूव बाय थोरोली बॉडी वॉश। ये एक्चुअली होता है वो सर्वांग वॉश के अंतर्गत या सर्वांग अवगाह के अंतर्गत आएगा, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड है वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस कंडीशन में कंप्लीट बॉडी वॉश या कंप्लीट बॉडी स्पॉन्जिंग कराया जाता है। इन केस ऑफ रैबिट एनिमल, ये एकांग का है, ठीक है। इन केस ऑफ रैबिट एनिमल साइड द वुंड शुड बी वॉश थ्रोली बाय इरिगेशन ऑफ बाय प्लेंटी ऑफ वाटर, रनिंग वाटर, टू रिमूव आउट द लाइसा वायरस फ्रॉम द वुंड। तो एक ही जगह में बाइट हुआ है तो उस वाइट साइड को ही बहुत अच्छे से धोना है, कंप्लीटली अच्छे से धोना है, रनिंग वाटर के अंदर रख के। ये एकांग अवगाह हुआ। और दूसरा जो था ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड के पॉइजनिंग में जब बॉडी के सारे तरफ से, स्किन की तरफ से जब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, कंप्लीट बॉडी को वॉश कर देते हैं। नेक्स्ट है रक्त मोक्षण या ब्लड लेटिंग। इसमें क्या होता है, अवशोषित या अनावशोषित विष प्रकुपित रक्त दोष के साथ रक्तस्राव के माध्यम से शरीर से निकालने की विशिष्ट विधि को रक्त मोक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, अवशोषित हो या अनावशोषित हो, रक्त को बहाया जाता है और रक्त के साथ जो है विष जो है बाहर निकल आता है। विष के कारण रक्त की खराबी से व्यक्तियों की मौत हो सकती है, इसलिए ऐसे विष में दूषित रक्त को प्रच्छन्न, श्रृंग जलौका, जोंक, है ना, सिराव्यध आदि विधि से शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो किसी भी कंडीशन में, जैसे स्नेक बाइट हुआ है तो वहाँ पर एक चीरा लगा करके ब्लड लेटिंग कर दो तो ब्लड के साथ जो विष है वो भी बाहर निकल जाएगा, ये रक्त मोक्षण कहलाता है। अब इसके भी प्रकार हैं, सार्वदैहिक एवं स्थानिक रक्त मोक्षण। सार्वदैहिक रक्त मोक्षण, इस विधि में सिराव्यध द्वारा शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। वयस्क पुरुष में मुख्यतः 18 नंबर के नीडल द्वारा क्यूबोइडल फोसा से रक्त का पात्र में निकाला जाता है। और स्थानिक में जब किसी विशिष्ट बाह्य स्थान में विष संचित हो तो स्थानिक रक्त मोक्षण करना चाहिए। सामान्यतः प्रच्छन्न, श्रृंग जलौका और स्थानिक सिराव्यध द्वारा स्थानिक रक्त मोक्षण कराया जाता है। सोप का कारण सिरा स्पष्ट, अगर सोप के कारण से सिरा स्पष्ट नहीं दिख रही हो तो प्रच्छन्न, श्रृंग आदि का उपयोग किया जा सकता है। कुशल चिकित्सक दंशों के चारों ओर सिराओं का व्यधन करें। विष के फैल जाने पर सिराओं को हाथ पैर के अग्रभाग के अथवा मस्तक में व्यधन करें। रक्त निकलने से संपूर्ण विष भी निकल जाता है। इसका जो इंडिकेशन है वो कहाँ कहाँ पर दिया गया है, लाइक सर्प दंश मैंने बताया था अभी, वृश्चिक डंक जो होता है और दूषी विष आदि में रक्त मोक्षण कराना बताया गया है। विवर्णता है, काठिन्य है, शोथ है या पीड़ा होने पर, पीड़ा में तुरंत रक्त मोक्षण अगर करें तो वो पेन को रिलीव करता है।
निषेध कहाँ कहाँ पर बताया गया है, जैसे गर्भावस्था में है, बालक है, वृद्धावस्था और मर्म स्थान पर रक्तमोक्षण नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है वमन, इंड्यूस्ड एमिसिस। वामक तरल द्रव्य देकर विष को शरीर से बाहर निकालने की विधि को वमन कहते हैं। इससे शरीर विषाक्तता से मुक्त हो जाता है। सुश्रुत ने कपज विष में वमन करने का निर्देश दिया है। आचार्य चरक ने तत्काल वमन व विरेचन से विषाक्तता में रुग्ण लाभान्वित होता है ऐसा बताया। विष जो है आमाशय में स्थित है तो मूल आदि स्थावर विषाक्तता से वमन कराना चाहिए। सद्य वमन जो होता है, इट इज़ यूज्ड इन एक्यूट पॉइजनिंग एंड बेस्ट टिल आवर ऑफ पॉइजनिंग। बहुत ही अगर सडनली किसी ने कुछ विषाक्तता या विष का ग्रहण किया हो तो उसमें सद्य वमन करवाना चाहिए, इमीडिएटली उसको वमन करवा देना चाहिए, क्योंकि अनअब्जॉर्ब जो पॉइजन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं वमन के द्वारा, तो इस कारण इसको इमीडिएटली करवाना चाहिए। नेक्स्ट है विरेचन, इंड्यूस्ड पर्गेशन। इसका उपयोग जो है नॉर्मली पित्त प्रकोपक विष में कोष्ठगत दाह एवं रुजा में आधमान और मूत्र संग में विरेचन कराना बताया गया है सुश्रुत कल्प स्थान में। और वहीं पर आचार्य चरक के अनुसार तत्काल वमन व विरेचन से विषाक्तता में रुग्ण लाभान्वित होता है। विरेचन विधि से पक्वाशयगत विष को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। सद्य विरेचन भी बताया गया है, यह देर से अवशोषित होने वाला विषाक्तता में एंटरिक कोटिंग दवाओं में विषाक्तता और इसके अलावा विषारी जो नशीले पदार्थों की पॉकेट से तीव्र विषाक्तता हो तो उसमें सद्य विरेचन का प्रयोग करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है उपधानम या उपाधान। विष का संक्रमण जब मस्तिष्क में हो तब मस्तिष्क पर औषध रखकर विष को रोकना चाहिए। इसकी विधि क्या बोलती है कि सिर पर कौवे के पैर के आकार का सद्य व्रण कर उसके ऊपर सररक्त ताज़ा मांस रखा जाता है जिसे काकपद कहते हैं। और बकरा जो है गौ भैंस मांस अथवा मुर्गे के मांस को सिर में काकपद बनाकर उसके ऊपर रखना चाहिए। इससे रक्त में व्याप्त विष मांस में चला जाता है। और जब दंश स्थान शरीर अधोभाग में हो तो चरक आचार्य ने के अनुसार उपधान मस्तिष्क पर करना चाहिए, और अगर दंश स्थान ऊर्ध्वभाग में हो तो उपधान पाद में करना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार जब विष के वजह से कफ प्रबलता के कारण वात का अवरोध हो जाता है जिससे रुग्ण मूर्छित होता है तब सिर पर काकपद जैसा व्रण और कटरोहिणी का बारीक कल्क उसके ऊपर रखना चाहिए। विषदान में उपाधान की उपयोगिता क्या क्या है, यह कौन कौन सी चीज़ें कर सकता है कि ये निद्राजनक है, प्रलापक है एवं मादक मस्तिष्क प्रभावक। विषाशास्त्र में मस्तिष्क जब जैसे अन्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं कि जैसे सूर्यशूल है, भ्रम है, विभ्रम है, पित्त विभ्रम है, विभ्रांति है, तंद्रा, आक्षेप, संन्यास, ऐसे इन परीक्षाओं में उपाधान की उपयोगिता जो है बताई गई है। नेक्स्ट आता है हृदय आवरण, प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑफ हार्ट। हृदय आवरण, हृदय रक्षाकरम औषधम। चक्रपाणि और चरक चिकित्सा में दोनों जगह बताया गया है कि आचार्य चक्रपाणि के अनुसार विष से हृदय की रक्षा करने के लिए जो औषध उपचार किया जाता है उसको हृदय आवरण कहते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ इट इज टू प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द हार्ट फ्रॉम पॉइजन। हार्ट को पॉइजन से प्रोटेक्ट करने की विधि हृदय आवरण, हृदय के ऊपर आवरण बनाना या हृदय को विष से सुरक्षा प्रदान करना हृदय आवरण विधि कहलाता है। विषाक्रांत पुरुष की सर्वप्रथम विष से हृदय की रक्षा करनी चाहिए। उसके रक्षार्थ मध, मज्जा, दुग्ध, स्वर्णगैरी, गोबर का रस, पक्व लाख का रस, पक्व कौवे का ताज़ा मांस रस, बकरे आदि ग्राम्य पशुओं का ताज़ा रक्त, गोबर की राख या काली मिट्टी यथाशीघ्र पान कराना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। इसके अलावा विषाक्तता से हृदय की रक्षा करने के लिए अजय घृत या अमृत घृत का पान करना चाहिए। घृत, दधि, दुग्ध, मधु या शीतल जल का पान करना बताया गया है। मोर, नेवला, गोधा, मृग आदि का मांस या मांस रस का निरंतर सेवन करने का निर्देश विषाक्तता से हृदय की रक्षा करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा आचार्य डल्हन ने शरीर में व्याप्त विष का प्रतिषेधन के बाद चित्त का स्थान हृदय में व्याप्त विष का प्रतिषेधन करना चाहिए, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। हृदय आवरण से तात्पर्य अमृत, अजय, पुराणकृत, दूषी, विषारी एवं महासुगंध आदि अगत, चिंबी आदि धारण किए जाने योग्य विषाग्न द्रवों के द्वारा हृदय प्रच्छादन से है। अल्टीमेटली अगर अपन बोले तो एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि बहुत सारे जो घृत हैं और घृत से बने जो अलग अलग मेडिसिन्स हैं उसके द्वारा हृदय की रक्षा करना।
विष के तीक्ष्ण गुणों से हृदय को आशना करता है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए गोघृत, घृत के साथ मधु मिलाकर अगत पान, घृत के साथ मजा, गोमय रस या भस्म, कृष्ण मृत्तिका जल, पंचगव्य, दधी, गहरी आदि का शीघ्र ही उसका पान करवाना चाहिए। इससे क्या होता है, हृदय की रक्षा होती है, एक आवरण बनता है, जिसके कारण से पॉइजनिंग इफेक्ट जो है हृदय में बहुत ही जल्दी नहीं हो पाता है। हृदय आवरण की उपयोगिता क्या है? अब इम्पोर्टेंट ये है कि अपन क्यों करना चाहिए। तो सभी विषयों का दुष्प्रभाव आखिरकार हृदय पर पड़ता है, लेकिन हृदय प्रभावक विष जैसे वत्सनाप, करवीर, तंबाकू, डिजिटैलिस आदि की विषाक्तता हृदय पर जल्दी और ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसमें हृदय आवरण चिकित्सा त्वरित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अंजन। पलकों के नीचे जिसमें सूजन आई हो, नींद से पीड़ित आंखें विवर्ण और मलिन हो गई हो तथा नाना प्रकार के वर्ण जो देखता हो, उसकी अंजन आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। जब विष का प्रसार ऊर्ध्व शत्रुगत अंगों जैसे नेत्र आदि में हो गया हो तो अगत से अंजन करना चाहिए। वाष्प के विषाक्तता में स्थावर विष के तृतीय वेग में, दर्भिकर के तृतीय और सप्तम वेग में, राजीमान दंश के षष्ठ वेग में, कीट दंश में और लूता विशिष्ट अगत से अंजन करने का निर्देश किया गया है। तो इसकी मात्रा कितनी बताई गई है? 1 मास। आचार्य सुश्रुत ने अंजन की मात्रा जो बताई है 1 मास बताई है। आगे के टॉपिक में और हम लोग पढ़ेंगे आने वाले उपक्रमों के बारे में। तब तक के लिए आप इतना जो उपक्रम बताए गए उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए